वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है, जिसके अंदर अभी भी गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो कायम है। कुछ मालूम नहीं और कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अभी भी इलेक्शंस तो होते हुए नहीं नज़र आ रहे। कौमी असम्बली ने एक दफ़े फिर इंतखाबात के लिए जो 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने जिनका ऑर्डर दिया था वो जारी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जो ये अमाउंट मंजूर करवाने के लिए उनके पास बिल आया था, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर क़ानून है, उन्होंने कहा कि ये जो फ़ंड्स हैं इनको जारी करना स्टेट बैंक का काम नहीं है, ये वजारत ख़जाना और कौमी असम्बली जो है उसके पास ये राइट मौजूद है। अदालत ने भी उन्होंने कहा यही कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था स्टेट बैंक को कि वो 21 अरब रुपए जो हैं वो जारी कर दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि जो पंजाब में इलेक्शन होना है उसके लिए तैयारियां हो सकें और वो इलेक्शन किए जा सकें मई में। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी हवाले से रिपोर्ट जमा करवानी थी इलेक्शन कमीशन ने, और वो जमा करवा दी गई है। अब उसमें यही कहा है कि जो पैसे थे वो रिलीज़ नहीं किए गए। इसके अलावा इतलात ये भी आ रही हैं कि कोई ब्रीफिंग भी दी गई है जजेस को, सारी जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है, मगर अभी तक इस पर कोई तफसीलात सामने नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार तनकीद कर रही है। फवाद चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि PMLN में मरियम नवाज साहिबा जैसे लीडर्स चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएं, और ये जो सारा मामला है ये इसी तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मरियम नवाज की ये ख्वाहिश जो है पूरी कर देनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि वो जो मुज़ाकरात हैं उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, मगर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ जो वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अदालत और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने नहीं है, अदारों को सिर्फ इतना चाहिए कि वो अपनी हदूद में रह के काम करें। ये गुफ्तगू तो दोनों तरफ से हो रही है, मगर साथ साथ बहुत अहम है कि कोशिशें भी जारी हैं मुज़ाकरात के लिए। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो दोनों साइड से मिले हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी गुफ्तगू की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में वो शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको मुस्बत जवाब दिया दोनों ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी इस वक्त PDM की मुख्तलिफ जमातों से गुफ्तगू कर रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वक्त पर ही इलेक्शंस हों, मगर PDM में JUIFA और PMLN जो हैं ये संजीदा अब ये सारे मामले पे नहीं है। इन सब इशूज़ पे हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक विल बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से और वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम। डॉक्टर साहब, इलेक्शंस दूसरी दफ़े पार्लियामेंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया। सर, आईनी जिम्मेदारी है आप लोगों की, हुकूमत की, कि पैसे दें इलेक्शंस के लिए? मेरे ख्याल में आप किसी हद तक बात ठीक कर रही हैं कि दूसरी मरतबा ये पैसों वाला मामला हमारे सामने आया है, मगर हमारे मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, अमेरिका की तरह नहीं जिसमें सदर एक डायरेक्ट इलेक्ट होता है और फिर वो अपनी काबीना बनाता है। तो हमारे काबीना के मेंबरान और हमारे वज़ीर आज़म पार्लिमान में चुने जाते हैं। तो जो भी पार्लिमान का मैंडेट हो उसी मैंडेट को लेकर चलना होता है वज़ीर आज़म ने, और पार्लिमान रोज़ कभी रेजोल्यूशंस की शक्ल में और अभी ये बिल्स की रिजेक्शन की शक्ल में रोज़ बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे रही है एग्जीक्यूटिव को कि आपने ये पैसे रिलीज़ नहीं करने। तो इससे एक बड़ी गंभीर सी सिचुएशन पैदा हो गई जिसमें थोड़ा आईनी बहरान भी मुझे तो नज़र आ रहा है। पूछ लूं यहाँ? जी पूछ लीजिए। सर, मनी बिल पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि द पार्टी हैज़ टू वोट द वे द पार्टी लीडर सेज। तो अगर मनी बिल पे पार्लियामेंट रिजेक्ट करिए तो उसका मतलब है कि आपकी पार्टी ने उनको कहा है ये करने को? नहीं, पार्टी का मौक़िफ़ भी कोई मुझे नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इस वक्त इल्हाकी पार्टीज़ हैं उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है।
मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पार्लियामान बड़ा क्लियर मैंडेट दे रही है, और वो जो मैंडेट है वो जब आता है काबीना में, वफाकी काबीना में, तो जो डायरेक्शन उनको दी जाती है उस पर वफाकी काबीना चल रही है। मैं ये नहीं आपको कह रहा कि वफाकी काबीना अलहदा है और पार्लियामान अलहदा है, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इकट्ठे हैं मगर पार्लियामान उन्हें डायरेक्ट कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें क्यों डायरेक्ट कर रही है। कई चीज़ें हैं ऐसी जो ऑब्वियस हैं तो उनको हो जाना चाहिए। बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि जो इनग्रेस इस वक्त अदलिया से हो रही है, यानी पार्लियामान का काम है आइन बनाना, कानून बनाना, अदलिया का काम है एडजुडिकेट करना, एग्जेक्टिव का काम है कि जो भी पार्लियामान कहे उसकी मुताबिकत से अमली फ़ैसले करने, रोज़मर्रा के फ़ैसले करने और डायरेक्शंस देनी वजारतों को। लेकिन अभी आपके सामने हुआ कि मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में आइन को हमारे नुक्ता नज़र से रीराइट किया गया है, यानी आइन को सिर्फ इंटरप्रेट नहीं किया गया, हमारे नुक्ता नज़र से उसमें ऐसी तरामीम की गई जो आइन विच आर इक्विवेलेंट टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे ऑब्वियसली एक बैड ब्लड पैदा हुआ कि ये क्या हो रहा है। फिर आपने कानून साजी के अमल में देखा कि वो, जैसे आपको याद होगा एलिस इन वंडरलैंड में हुआ करता था, रेड क्वीन आई और उसने बोला कि ऑफ विद द हेड, तो बड़े लोगों ने उसको समझाया कि योर मैजेस्टी फर्स्ट द ट्रायल एंड देन द वर्डिक्ट। तो उसने कहा ये क्या, ऐसी मैं क्या मलिका हूँ कि मैं ट्रायल का इंतज़ार करूँ। तो उसने कहा नो, द वर्डिक्ट फर्स्ट एंड देन द ट्रायल। तो बिल्कुल उसी तरह ये कहा गया कि वो जो एक कानून बना है, जो अभी बिल पास हुआ है, जो कानून नहीं बना, माफ़ी चाहता हूँ, 10 दिन रहते थे, उस 10 दिन में उस कानून में तरमीम हो सकती थी, जॉइंट सेशन में उसे वापस लाया जा सकता था, उसको बिल्कुल नए सिरे से लिखा जा सकता था, उसको रिजेक्ट किया जा सकता था, उसको ऑगमेंट किया जा सकता था। लेकिन वो कानून जो नहीं बना, इस नुक्ता नज़र से कि कहीं बन ना जाए 10 दिन बाद, उसको बनने से पहले ख़त्म कर दिया गया। अच्छा सर, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके ख्याल में वो ऐसे फैसले दे रही है जो मुनासिब नहीं है, तो तुसी रुस गए हो कि तुसी इलेक्शन नहीं कराएं? मैं तो इनग्रेस की बात कर रहा हूँ, रुसने वुसने की तो बात नहीं है। मैं आपको नहीं, वो सर उनकी इनग्रेस है जी, मगर एक जगह पे नहीं है ना, बहुत सारी जगहों पे है सर। बट क्योंकि वो इनग्रेस है तो पार्लियामेंट जो है वो रुस गई है और वो कहती है हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। सर देखिए कुछ चीजें थी जब ये इलेक्शंस का क्या ताल्लुक है मैं बताता हूँ क्या था। मुझे बताएं, 90 दिन गुजर देखिए गए, ये तमाम खत्म हो, अगर चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, अगर इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है तो आपका जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदू खेल और जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्ट काजी फाइज ईसा, इनके ये जो फैसले वैसले आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं वो कोई मसला नहीं है ना, कोई बात नहीं भाई, किसी ने भी नहीं कहा अभी। जो असल बात हो रही है, किसी ने क्या नहीं कहा सर, सब ये कह रहे हैं कि आप आइन के अंदर कुछ मामलात हैं उनको तय कीजिए। वो मामलात क्या है? इलेक्शन, मुझे आप बताएंगे 90 दिन में सर इलेक्शंस होने हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत शायद गलत फैसले कर रही है, मैं आपकी हर बात से, हर तनकीद से इत्तेफाक अच्छा कि आपने शायद लगा दिया, वरना प्रोग्राम बंद हो जाता। मैं हर आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ, डिसेंट भी है, लड़ाई भी है, उनको ये फैसले नहीं करने चाहिए सर। बट 90 दिन में जी मैं बताने मैं कोशिश तो वही बताने की कोशिश कर रहा था, दोबारा कोशिश एक दफा करता हूँ, जरा लॉन्ग विंडेड हूँ। नहीं सर, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, समझ मुझे नहीं आती, आप तो नहीं, आप इम्पेशेंट हैं और मैं लॉन्ग विंडेड हूँ सर, मैं तो इस वजह से परेशानी होती है। देखिए नहीं, ये तो आप ऐसा कहेंगी तो प्रोग्राम मैं खामोश हो जाऊंगा, ऐसी बात तो मत करें सर, आज बताएं ना। देखिए ऐसा नहीं है, 2-3 चीजें थी जो आइन ने मेरे ख्याल में फोर्सी नहीं की हुई थी। फॉर एग्जांपल आइन में ये कहा गया कि एक केयर टेकर हुकूमत होनी चाहिए जब इलेक्शन हो। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम इस वक्त ये हो गई है कि पंजाब के अंदर 58% लोग हैं, तकरीबन 60% लोग रहते हैं, केपी में गालिबन 28% लोग हैं। तो ये दोनों मिला लें, अगर आप 28 हैं, एग्जैक्ट नंबर क्या आपको याद है कुछ? doesn't matter, sir. चलें, कुल मिला के केपी में और पंजाब में तकरीबन 80% लोग रहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ महीने पहले पंजाब का और केपी का इलेक्शन हो जाया करेगा तो ये एक हेजेमोनिक एक कंट्रोल आ जाएगा पंजाब और केपी के ऊपर के वफाक में हुकूमत कौन सी बनती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहले फोर्सी नहीं की गई। फोर्सी ये किया गया कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे होंगे और एक केयर टेकर होगी, एक न्यूट्रल
काइंड ऑफ हुकूमत होगी जिसके तहत तमाम इलेक्शंस होंगे एक ही वक्त में, ताकि कोई इलेक्शन दूसरे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। कोई बनी हुई हुकूमत जो है इलेक्शंस में, हमारे यहाँ तो केयर टेकर के अंदर भी इतनी लेदे होती है कि इलेक्शन में धांधली हो गई, और होती भी है। तो अब अगर हमारी हुकूमत ही मान लें किसी एक सूबे में आ जाती है, तो उसके बाद जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वफाक में, उन्हें कौन मानेगा? इस वजह से हमारा ये ख्याल तो था। ये माफ करिएगा, फिर आपकी बात काटूं, ये एक नई चीज हमने सुनी है कि क्योंकि कोई इलेक्शन नहीं मानेगा इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सर ये क्या मंतव्य पहली है? बात तो ये है कि नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। कोशिश ये की जा रही है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे हों। तो सर उसके लिए बात कर लेना फिर आप। जी बिल्कुल बात होगी। अभी देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये भी कहती है कि ये साइफर है, इसके साइफर के जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत उल्टाई है। उनके कहने से क्या होता है? वो तो ये भी कहती है कि फ्रांस के सदर का फोन आ गया है, मैं जर्नलिस्ट के साथ बैठा हूं, मैंने उसको बोला मैं नहीं तेरा फोन। तो आप लोग संजीदा हैं? वो तो ये भी सब संजीदा हैं, लेकिन दोनों तरफ से देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी एक न्यूट्रल स्पेस के अंदर कुछ गुफ्तगू शुरू हो रही है, उसको पहले से स्पाइक कर देंगे। तो जरा अब आप नहीं इस्तेमाल करना चाहती, आप जो इस्तेमाल करना चाहती वो बताएं। मैं उन्हीं अल्फाज को लेके चलूंगा जो आप जिनका फैसला मतलब तो नहीं इस्तेमाल करे न्यूट्रल का। देखिए मैं तो, आप अगर नए की बात करना चाहें, कोई नया लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, आपकी जो आपके गुमान में लफ्ज आए मैं वहीं से बात शुरू कर। तो आप बताइए। नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपको याद है ना हम न्यूट्रल कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या उस न्यूट्रल स्पेस से कहीं वो स्पेस तो नहीं है? मेरे गुमान में तो नहीं थी, लेकिन अगर आप उस पर बात करना चाहती तो नहीं सर, मैं तो समझना चाह रही थी सिर्फ। ये तो है आपका भोलापन तो डॉन के अंदर। सर अब we have to cross the T's and dot the I's। ये बात उसकी ठीक है, लेकिन मैं अगर दोबारा किसी सब्सटेंटिव बात की तरफ आऊँ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तमाम मामलात जो थे कि एक केयर टेकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर एक जगह पे हुकूमत बन जाती है तो उसके वफाकी इलेक्शंस के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, ये वो चीज़ें थी जो एडजुडिकेट होने वाली थी। जो एडजुडिकेट हुआ वो एडजुडिकेट होने वाला नहीं था। ये वो मामलात थे जिनको मेरा ये ज़ाती ख्याल था कि 2-4 तय हो जाएंगे, कोई तरीक़ाकार तय हो जाएगा, ताकि ये जो थोड़ी कबाहतें हैं, ये चीज़ें हमने फोर्सी नहीं की हुई, ये क्लियर हो जाए और इलेक्शन हो जाए आइन के मुताबिक। 90 दिन का तो वक्त गुजर गया हुआ, लेकिन मैं तो ये भी मानता हूँ कि 90 दिन में भी होने चाहिए और उसके बाद एज सून एज पॉसिबल भी होने चाहिए, मगर होने तो किसी सलीके करीने से चाहिए ना। बिल्कुल। तो जो सलीका करीना है बजाय वो तय होने के जो अदलिया में गुफ्तगू हुई। अगर आप इजाजत दें जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से। जी डॉक्टर साहब, सो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि गुफ्तगू शुरू हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि जमात इस्लामी ने अभी एक कोशिश की है और वो कह रहे हैं कि ईद के फ़ौरन बाद गालिबन तमाम पार्टीज़ बैठेंगी और आपस में मुशावरत करेंगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप संजीदा है? कमाल है, मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में आया हूँ, कोई मुझसे पूछे वहाँ दरवाजे पे ही आपके कैमरामैन पूछे कि आप संजीदा हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने? सर मतलब फवाद चौधरी साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है, फवाद चौधरी साहब का तो मेरे दोस्त है, मैं उनकी बातों का तो क्या जिक्र करूँगा। न जाने क्या क्या कहते हैं उनकी आप। सर अब हमारे लिए तो वो आप जैसे ही है ना, वो अगर कह रहे हैं नहीं मुझसे तो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बात कौन माने, जितनी वो मुख्तलिफ इकसाम की बातें करते हैं। लेकिन मुझे जो असल तनाव नज़र आ रहा है वो, या झंझट नज़र आ रहा है वो ये है कि फवाद साहब नहीं, इमरान खान साहब पे कोई एतमाद नहीं करता। क्योंकि जब भी हमने कोई कॉन्वर्सेशन किसी ने भी शुरू किया है तो आधे 15-20 मिनट 4 दिन के बाद जब उनकी मुताबिकत से बात मोड़ नहीं, गुफ्तगू का मोड़ नहीं मुड़ता, तो वो जेब में से साइफर निकाल लेते हैं। कभी कहते हैं ये NRO मांग रहे थे, कभी कोई और बात करते हैं, कभी कहते हैं किसी का फ़ोन आ गया, कभी कहते हैं मैं मोदी को फ़ोन करता हूँ रोज़, वो मेरे फ़ोन नहीं लेता, कभी कहते हैं अमरीकी सदर के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं करता, कभी कहते हैं कि मैं वो उसका फ़ोन आया था फ्रांसीसी सदर का, मैंने फ़ोन नहीं सुना। देखिए मैं बात कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई भी उनकी बात जो वो कहते हैं, जो स्टेट्समैनशिप के लिए सबसे अहम चीज़ है कि जब आप कोई बात करें तो 22 करोड़ लोगों को यकीन हो कि यही है बात और ये सच्ची बात है। जब वो अपने मुंह से ये कहें कि लीडरशिप का सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यू टर्न है,
तो आप मुझे बताएं फिर उनकी बात पे कौन एतमाद करेगा? तो इस वक्त एतमाद का फुकदान है, उनको थोड़ा रिस्टोर करना पड़ेगा एतमाद, क्योंकि वो कैसे रिस्टोर होगा सर? ये तो उनको फैसला करना है ना। वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की बातें फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, जिस तरह की बातें, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, देखिए अभी तो हम हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इमरान खान साहब या उनकी जब टीम बात करेगी या मुज़ाकरात करेगी तो वो दे विल स्टिक टू देयर वर्ड्स, तो आपको कैसे यकीन होगा? इस वक्त तो ये जी मैं यही आपको कह रहा हूँ ना कि जब बदएतमादी पैदा हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ती है ना। ये कोई नई बात तो नहीं है सर। 90 दिन तो फिर उसमें 90 दिन और 90 दिन नहीं, और 90 दिन की बात नहीं ना। किसी तरह अच्छा, 90 दिन तो मैंने जो है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। ये तो आपने 5 मरतबा कहा और 5 मरतबा मैं इस बात से वार्म अप नहीं हुआ। आपने कई सलीके से मुझे कहा 90 दिन, कि मैं एक दफा कह दूं कि नहीं 90 दिन, और मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, हम आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। कहने की क्या जरूरत है, आप वैसे ही नहीं मान रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो इस वक्त अदालतें कह रही हैं वो नहीं मान रहे, और वो भी इस वजह से नहीं मान रहे कि पार्लिमान नहीं मान रही, और पार्लिमान इसलिए नहीं मान रही कि जिस तरह के नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं कि अहम, आपकी मर्जी, ये तो आप कहती हैं ना। हम पहले कौन सा इलेक्शन 70 साल में जीतते रहे हैं? हम तो सारी जिंदगी कभी हारे हैं कभी जीते हैं। जब हार जाएंगे तो अपोजिशन में बैठेंगे, जब जीत जाएंगे तो हुकूमत में आ जाएंगे। इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब ये इतने सालों में, ये पिछले 5, 10, 50 साल में क्या सिर्फ PMLN की हुकूमत रही है? कोई हुकूमत तो 30 महीने से ज्यादा चलती नहीं है। तो फिर डर किस बात का है? किसी चीज का डर नहीं है, मगर एक सलीके से, जिस तरीके से आइन के मुताबिक चीजें होनी चाहिए वो नहीं रही। ये तो आपने इमरान खान साहब वाली बात आज कर दी है। अब आप इतनी इंस्पायर्ड हैं कि ये गुफ्तगू जिस पे मैं मोतरज़ होता हूँ और टीवी प्रोग्राम्स पे जाके कहता हूँ कि खान साहब ने इस तरह की एक दफा बात की थी कि मैं जलसा करने आया हूँ, कोई रिश्ता लेने तो नहीं आया। आज आपने टीवी प्रोग्राम में तो सलीका, मैडम कोई चीज सलीके से करने का मतलब रिश्ता मांगना नहीं होता। रिश्ता मांगना अलहदा है, सलीके करीने से चीजें करना अलहदा है। आइन ज्यादा अहम है या आपका सलीका? आइन से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है, मगर आइन के अंदर जो, जी 90 दिन तो गुजर गए, मगर 90 दिन में से ये जो अदालतों में जो चलता रहा है मामला, उसमें 90 दिन गुजर गए ना। अगर अदालतें जो हैं 1-2 दिन के अंदर एक दूसरे से नोक, अगर अदालतें बीच में ना पड़ती तो आप इलेक्शन 90 दिन में करवा देते। अगर अदालतें बीच में नहीं पड़ती तो जो 2-3 मसाइल मैंने आपके सामने रखी, जिन्हें आप रद्द करके फेंक रही हैं, टोकरी में मुसलसल फेंक रही हैं, लेकिन मैं मुसलसल इसरार कर रहा हूं कि मामला सिर्फ इतना है कि एक वक्त में इलेक्शन हो जाए, केयर टेकर वाला मामला सेटल हो जाए। ये मामलात हमारा ख्याल था कि फौरी तौर पे सेटल हो जाएंगे, और उम्मीद ये थी कि अदालत बजाय इसके कि एक दूसरे को कहे। रह गया आपकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे भी एक सवाल पूछना। सॉरी सर, बिल्कुल अब आपकी इतने सलीके से बात काटती हैं कि बंदे का फिर बात ही करने को जी। सर अब मेरी बात सुनते तो आप इलेक्शन भी करवा लेते, मैं सलीके से करवा लेती। हम सलीके से करवाना चाहते हैं। ECP के आप सलीके से कहती हैं, हम सलीके से करवाना चाहते हैं। जो कबाते हैं मैं बताता हूँ, आप सुनना नहीं चाहते। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी पेट्रोल सब्सिडी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रद्द की या IMF ने रद्द की? अभी तक तो रद्द नहीं, हमें कोई फॉर्मल ऐसी कम्युनिकेशन नहीं आई। किसने करनी जिसमें ये कहा, मेरे ख्याल में कोई डायरेक्शन आएगी। अगर IMF तैयार नहीं होती और तो हमें फिर वजारत खजाना डायरेक्शन देगी या इंडिकेशन देगी कि इसकी वजह से ऐसा कोई इशू है। आपने कोई जी हमारे से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। हमें कुछ सवालात मिले अभी तक कि ये इन सवालात के, यानी ये स्कीम का फ्रेमवर्क क्या होगा, आप अमीरों से कैसे 50 रुपए ज़्यादा देंगे, गरीबों को कैसे 50 रुपए कम में पेट्रोल देंगे। तो वैसे ही आपने महंगा कर दिया, अब इसके ऊपर 100 रुपए अभी देखिए, जो तेल महंगा हो रहा है उसके अंदर तो 2 एलिमेंट्स हैं। एक बैनुल-अक़वामी मंडी में डॉलर में जो तेल की कीमत है, और क्योंकि हमने बैनुल-अक़वामी मंडी से ख़रीदना, और किसी भी मुल्क का इतनी हैसियत नहीं कि वो बैनुल-अक़वामी मंडी को इन्फ्लुएंस कर सके, तो जो तेल की कीमत होती है, अभी पिछले दिनों ओपेक ने अपनी कम की प्रोडक्शन, तेल की बैनुल-अक़वामी कीमत बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बढ़ गई। दूसरा, हमारा जो डॉलर और रुपए का तनासुब है उसकी वजह से बढ़ती है। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि आपकी पेट्रोल सब्सिडी में तो मेरे जैसे लोगों को 100 रुपया और देना पड़ेगा। आप जैसे लोगों को तो 50 ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि गरीब लोगों, आपके ये जो कैमरामैन है, इनको 100 रुपए कम 100 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा, आपको इंशाल्लाह 100 रुपए महंगा पेट्रोल मिलेगा। रशिया से कब तेल आ रहा है? जी इंशाल्लाह विदिन अ मंथ।
That means by the end of this month or the first नहीं, week of this next month तो एंड तो नहीं हो सकती ना वो। नहीं, तो हमने अपना जो हमने तमाम कार्रवाई करनी थी कर ली है। अब वो शिपिंग का जो टाइम है 25 दिन का, सो विद इन अ मंथ, विद इन 30 days फ्रॉम नाउ। सही। और सर वो हमें कितना सस्ता मिलेगा उससे? ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसकी जो हमारी कमर्शियल टर्म्स हैं वी आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज, लेकिन सफाइस टू से एक सस्ता आए थे। तो सर उससे क्या मार्केट में जो आप तेल हमें बेच रहे हैं वो उससे कोई फर्क उस पे पड़ेगा? जी मेरे ख्याल में हमारा तकरीबन 1/3 जो हमारा टारगेट जो है, अभी आहिस्ता आहिस्ता रैंप अप होगा, मगर हमारा टारगेट ये है कि 1/3 जो खाम तेल हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, आधा खाम तेल होता है, आधा रिफाइंड प्रोडक्ट्स होती हैं, उस आधे में से तकरीबन 1/3 जो है हमारा टारगेट है हम सस्ता खरीद कर लाएं पाकिस्तान में ताकि लोगों के लिए सहूलत पैदा हो। सही। बट द पेट्रोल सब्सिडी इज स्टिल अप फॉर जी अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं कोई हर्डल तो नहीं वो हम सर अगर IMF की कोई एतराज ना हो तो वेरी क्विकली वो कब तक आप उसको ऑपरेशनल कर देंगे? इन अबाउट 3-4 वीक्स इंशाल्लाह। सो सेम टाइम बेसिकली महीने में पेट्रोल भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे ज़ाहिर जाफ़र मर्डर केस के हवाले से। उन्होंने जो नूर मुकद्दम के कातिल थे उन्होंने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक ऐसे केस का जिस के बारे में हम कह सकते हैं कि तकरीबन 2 साल पहले वो जब हुआ तो सारा मुल्क ही शायद उससे हिल गया था, और वो था नूर मुकद्दम का जो कत्ल केस है। जो लेटेस्ट इतलात आई हैं उसके मुताबिक जो कातिल है उसने अपनी सज़ा जो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने से मिली थी या बरकरार रखी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले को, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट का फैसला जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा था, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और अपील दायर कर दी है। उसमें 23 एतराज़ात जो हैं वो लगाए गए हैं जो वकील हैं अक्यूज़ के, और ये कहा है कि ये गलत फ़ैसला था और अब इसके ख़िलाफ़ अपील करना चाहते हैं। अब ये याद रखना चाहिए कि ये 20 जुलाई 2021 को 27 साला जो नूर मुकद्दम थी उसको एक बेरहमी से ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल किया था घर में। यहाँ तक कहा गया था कि उसका जो बेहेड कर दिया था उसको, और उसके बाद ही उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई थी और तब से ये केस चल रहा है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असद साहब, ये सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है डॉन अखबार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, क्या ये अपील है और क्या इसकी तफसीलात है? इतनी क्या एतराज़ात, मतलब कि हमारे ख्याल में तो ये एक ओपन एंड शट केस था, यहाँ 23 एतराज़ात लगा के उनके वकील ने उसको अदालत में जमा करवा दिया। जी इसमें जो इनके वकील हैं एक सीनियर और फौजदारी केस में उनका काफ़ी तजुर्बा है, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के भी वकील रहे और अभी इमरान खान साहब के भी वकील हैं। तो क्रिमिनल लॉ, जी क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट हैं बैरिस्टर सलमान सफ्तर। तो उन्होंने जो अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बरकरार रखी गई थी सज़ा ज़ाहिर जाफ़िर की, बल्कि उन्होंने एक जो 376 यानी कि जो रेप की ऑफेंस है उसमें भी सज़ाए मौत जो है वो इसको सुनाई। तो उसमें जो कुछ अब तक इस केस में प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पेश किए थे उन पर एतराज़ात उठाए, और जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में जो वकील हैं उन जो वकील सफाई उनके मुताबिक जो कमज़ोरियाँ थी, जो ऐसी चीज़ें जो समझते थे कि कानून के मुताबिक नहीं है, उनको उन्होंने हाईलाइट किया। वो कोई 23 जो सवालात उन्होंने अपनी अपील में जो कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुई है गुज़िश्ता हफ्ते उसमें उन्होंने उठाए हैं। उसमें जो सबसे जो मेन उनका वो एक जो नुक्ता है वो ये है कि उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे सबूत थे जिनमें शक की गुंजाइश थी जो कि इतने सॉलिड नहीं थे, और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है यानी कि शक का फ़ायदा वो हमेशा मुल्ज़िम को जाता है, लेकिन इस केस में जो शक का फ़ायदा वो मुल्ज़िम को नहीं दिया गया। सही। इसके साथ साथ उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एविडेंस इनकम्प्लीट थे, कुछ कवर अप करने के लिए जो है वो गवाहान को जो है बनाया गया। फिर साथ में ये भी कहा कि जो FIR है वो ताख़ीर के साथ वो इसकी इंदराज किया गया। फिर उसमें
वैसे जब ये केस चला था उस वक्त भी मतलब कि अब असद साहब आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट आपकी बातों से लग ऐसे रहा है कि जैसे बहुत सारी ये टेक्निकल एतराज़ात हैं जी, मतलब कि इसमें जो एक होती है ना चीज़ की जी इतनी कोई ठोस चीज़ सामने आ गई है सबूतों में, कोई नई चीज़ कि आप कहें कि ये गलत हुआ है सारा ट्रायल, ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निकलिटीज़ पे पकड़ रहे हैं। अब उसमें देखिए एक मिसाल के तौर पर एक जो उन्होंने एक एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा जी कि जो चाकू बरामद हुआ वो स्विज नाइफ था, वो छोटा सा चाकू था, उससे कैसे कट सकती है, बीहेड किया जा सकता है। एक ये भी एतराज़ उन्होंने उठाया। फिर लेकिन जो उनके ज़्यादा एतराज़ात, आपने दुरुस्त कहा कि वो टेक्निकल एतराज़ात हैं, लेकिन जब आप बहस करते हैं और ये वो एतराज़ात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि जब इनका ट्रायल चल रहा था उस वक्त भी बड़े सीनियर वकील इनके साथ थे, वकील सफाई जो थे वो खासे सीनियर वो वकला थे, उसमें ख्वाजा हारिस साहब भी थे और दूसरे वकला भी थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़, ज़ाहिर जाफ़र उनकी फैमिली की तरफ से जो पेश होते थे, तो उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें अदालती रिकॉर्ड पर लेके आए हुए जिसका अब वो कोट करें। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि इसका दिमागी मुआयना नहीं हुआ, हमने जो है दरख्वास्तें, वो वाकई उस वक्त देते थे दरख्वास्तें, तो उनका ये कहना था, अभी जो उन्होंने इसमें लिखा कि एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए था कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है उसको असेस किया जाता, ये नहीं किया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट है, ये लास्ट फोरम है, यहाँ पे अगर इसको बरकरार रखा गया सजाए मौत को तो उसको फांसी हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको भी बड़ी सीरियस जो है उसका बड़ी संजीदगी से उनका जायजा लिया जाता है। ये बताएं सर कि आई मीन अब केसेस हुए हैं इस तरह के, आई डोंट नो अगर सही पैरेलल बनता है कि नहीं, कि जैसे मुख्तारा माई का केस था, हमारे ख्याल में बिल्कुल एक क्लियर कट केस था, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ओवरटर्न हो गया। नहीं, उसमें तो देखें वो विटनेसेस वगैरह जो थे, बहुत से केसेस में विटनेसेस जो है वो रिजाइल कर देते। अब इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात फैक्ट्स की तो नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट पे तो अमूमन अपील जो जाती है उसमें ज़्यादा कानूनी नुक्ता नज़र नहीं देखा जाता। नहीं, कानूनी नुक्ता नज़र भी देखा जाता है। अब उसमें एक वहाँ पे जरा जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर कहा जी कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात हुई थी, तो फैसला जो है वो थोड़ा तब्दील भी हो गया। ऐसे बहुत से ऐसे केसेस भी हैं। जो आसिया का जो केस था, आसिया बीबी का केस था, उसमें भी उन्होंने जब हालांकि उसकी नीचे से तो सज़ा हुई भी थी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात हुई थी, तो उस पे को बेस बना के वो जो है वो फैसला कलअदम करार दे दिया। बिल्कुल सही। तो गुंजाइश तो होती है, गुंजाइश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।